नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में सोशलॉजी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और इस सिलेबस के अंतर्गत लगभग 20 से अधिक विचारकों का योग रखा गया है। इन विचारकों में एक महत्वपूर्ण विचारक इरविंग गॉफमैन, जिनके सिद्धांतों पर कई बार काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, आज उनकी चर्चा मैं इस वीडियो के थ्रू करूंगा। इरविंग गॉफमैन, जिनका जन्म 11 जून सन 1922 में मैन वैली, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ और उनकी मृत्यु 19 नवंबर 1982 में 60 वर्ष की उम्र में फिलाडेल्फिया, पेनिनसिल्वेनिया, यूएस में हुआ एक स्टमक कैंसर के द्वारा। नेशनलिटी इनकी कैनेडियन थी और इन्होंने अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्षता के बाद पदभार को भी संभाला। इन्होंने अपना रिसर्च थीसिस कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी 1953 में दिया। बेसिकली ये जाने जाते हैं सोशलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शनिज्म एंड इनके महत्वपूर्ण अवार्ड जो इन्होंने प्राप्त किए वो था फेलो अमेरिकन एकेडमी ऑफ अवार्ड्स एंड साइंसेज 1969, गनिंघम फेलोशिप 1977, कूले मीड अवार्ड 1979, मीड अवार्ड 1983। स्टूडेंट्स, गॉफमैन अमेरिका के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के परिप्रेक्ष्य के एक प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की एक नई विद्या को जन्म दिया जो अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जानी जाती है। गॉफमैन ने रोजमर्रा के जीवन को बड़ी सूक्ष्मता एवं गहनता के साथ अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में स्व का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम यानी ड्रामेटर्जी अप्रोच की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। गॉफमैन यह मानते हैं कि मानव का सामाजिक व्यवहार बहुत कुछ रूप से रंगमंचीय अभिनय से मिलता जुलता है। सामाजिक जीवन के रंगमंच का पर कर्तागण अपनी अपनी छवि बनाते हैं और दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं और दूसरे कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक गण बन जाते हैं। एक प्रकार से हिंदी फिल्म में जगत के महान स्टार राजेश खन्ना जी की आनंद फिल्म की कुछ वक्तव्य लगभग इनके विचारों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। यानी एक दार्शनिक विचारधारा के अनुसार इन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि रंगमंच की दुनिया और वास्तविक दुनिया में क्या डिफरेंस है उनको समझना और उससे बहुत अधिक ये प्रभावित थे। गॉफमैन ने अपनी पुस्तक में अंतर क्रिया रचना का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति किस प्रकार अपने प्रतिदिन की क्रियाएं संपादन करने में दूसरों के साथ क्या क्या अंतर क्रियाएं करते हैं और वे इन्हें किस प्रकार संपादित करते हैं। गॉफमैन की प्रमुख रुचि आमने सामने के प्रत्यक्ष अंतर क्रियाओं के अध्ययन में रही। इन अंतर क्रियाओं को उन्होंने रूपकों यानी एक्टर्स के माध्यम से समझाया और इसके लिए उन्होंने रंगमंच की उपमाओं का प्रयोग किया। इसलिए उनके अध्ययन परिप्रेक्ष्य को अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये इसका मतलब आप समझ ही गए कि अगर हम एक्टर्स या रंगमंच एक्टिंग जगत के तत्वों का प्रयोग करें या उनकी शब्दावलियों को प्रयोग करें तो उसको हम अभिनय करते हुए अभिनय के परिप्रेक्ष्य या अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रखेंगे। इन्होंने अपने विचारों में ऐसे ही कुछ दिखाने का प्रयास किया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें और उसमें विवेचना की बात अगर हम करें तो इन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एवरीडे लाइफ 1959 में लिखी, जिसमें इन्होंने प्रमुख रूप से अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया। अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इसको इस पुस्तक में दिया। अब इस परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? इस परिप्रेक्ष्य का मतलब भी मैंने आपको बताया कि सामाजिक जगत की विचारना, सामाजिक जगत के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसे अभिनय शास्त्र यानी एक्टिंग की प्रणाली के जगत में होने वाले कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर समझाया गया। यानी प्रतिदिन के जीवन में हम जो करते हैं वो वास्तव में एक अभिनय जैसा होता है।
यानी वास्तविक रूप से हम अपने मन में कुछ और वैचारिक रूप से सोचते हैं और सामने वाले के लिए हम दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम एक एक्टर को देखते हैं कि जब वह मंच पे आता है तो वो जिस किरदार को अदा करने आया है वो उस किरदार को अदा करता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी अपनी एक अलग पहचान है जिसको वो पीछे छोड़कर आता है। इसको ही अभिनय शास्त्री परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जिसको उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एवरीडे लाइफ 1959 में दिया। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। 1963 में पुस्तक जब लिखी गई तो ये काफी फेमस हुई और जिससे इनको एक विशेष पहचान मिली। एक्चुअली यह वह दौर हुआ करता था जब फिल्म और कहा जाए तो थिएटर की दुनिया या आम टीवी की दुनिया जैसे आज हम व्यस्त हैं वैसी दुनिया ना हुआ करती थी। उस समय बुक्स एक नॉवेल्स का कार्य किया करते थे। किताबें के माध्यम से लोगों को सामाजिक रूप या सामाजिक जगत की नॉलेज मिला करती थी। अतः किताबें बहुत व्यक्ति की विशेष पहचान को व्यक्त करा करती थी। स्टिग्मा भी उसी दौर में एक प्रमुख पुस्तक बन के आए जिससे कि इरविंग गॉफमैन की एक ख्याति, एक विशिष्ट पहचान मिली। इस पुस्तक में उन्होंने उन व्यक्तियों का विश्लेषण किया जो कलंकित जीवन जी रहे। इन्होंने बताना चाहा कि जिनके जीवन में एक बार कोई कलंक लग जाता है वो लाख प्रयास करें परंतु वो फिर इनके ऊपर से मिट नहीं पाता। यानी एक बार व्यक्ति के जीवन में कोई कलंक या किसी बात का आरोप लग जाए तो वो उसके प्रयास करने पर भी वो कलंक नहीं हट पाता और इस प्रकार से कलंकित जीवन एक मुश्किल जीवन होता है और समाज फिर उसी आईने से व्यक्ति को देखता है। एक बार समाज के ऊपर जिस रंग का आईना चढ़ जाता है, भले ही व्यक्ति ने वह गलती की हो या ना की हो, समाज एक बार अगर यह विचार कर ले कि अमुक व्यक्ति का कैरेक्टर खराब है, अब वो लाख प्रयास कर ले, कितना भी अच्छा बनने का प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से समाज उसको कैरेक्टरहीन यानी चरित्रहीन ही मानता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या कलंक लग जाए कि उसने मर्डर किया है और इसके लिए उसे मिथ्या रूप से आरोपित करके जेल भेज दिया जाए और कुछ वर्षों बाद जब वो लौट के आए तो भले ही उसने मर्डर ना किया हो, लेकिन समाज उसको यही मानेगा कि उसने मर्डर किया है। अब उसे उसी नजरिए से देखा जाएगा, समाज उसको कातिल के रूप में मानेगा और उसके साथ वैसे ही एटीट्यूड रख के व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से समाज की वास्तविक परिदृश्य को उकेरने का प्रयास किया। इनकी अगली प्रमुख पुस्तक थी एसाइलम, जिसका मतलब होता है पागल खाना। 1961 में ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें उन्होंने एक मानसिक अस्पताल का अध्ययन किया जिसमें एक मानसिक बीमार के नैतिक जीवन को कुरेदने का प्रयास किया। एक्चुअली इनकी लाइफ में एक घटना घटी, वो ये कि इनकी पत्नी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुई और वो अस्पताल में एडमिट हुई यानी पागल खाने। अब उस समय ऐसी स्थिति थी जब यह माना जा सकता था कि इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो कभी अब ठीक नहीं हो सकती, जिस प्रकार की उनकी तबीयत थी। लेकिन उसके बावजूद उस अस्पताल ने क्रांतिकारी या क्रियान्वित रूप से बदलाव लाया और संरचनात्मक परिवर्तन जैसा दिखा और इनकी पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो गई। इस प्रकार से इस दौरान वो अस्पताल में जाते रहे। अस्पताल में जाने के दौरान उन्होंने वहां पर जो मानसिक रूप से बीमार लोग थे उनके ऊपर गहराई से अध्ययन किया और इस पर उन्होंने अपने अनुभवों का संशोधन असाइलम नामक यानी पागल खाना नामक पुस्तक में किया। इसके बाद इनकी उसी समय एक और पुस्तक थी एनकाउंटर 1961 में लिखी गई। इसमें भी उन्होंने अभिनय शास्त्रीय परंपराओं को कायम रखा। ये भी उनकी ड्रामेटोलॉजी विचारकों पर ही आधारित है। ड्रामेटोलॉजी विचारकों पर आधारित दो अन्य और पुस्तकें भी आगे चल के प्रसिद्ध हुई, जिसमें एक था बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963 और दूसरा था रिलेशन इन पब्लिक 1971। स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने इन विचारों को इन पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त किया और कई एक महत्वपूर्ण थॉट्स निकल के सामने आए, जिसमें उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण थॉट और बहुत ही प्रसिद्ध थॉट था, वो था संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, आप जानते ही हैं, संस्थाओं का मतलब होता है कार्य प्रणालियों का गुच्छा, यानी किसी भी समिति के अंतर्गत
किसी सामाजिक समिति के अंतर्गत उसके कार्य करने के तौर तरीके, व्यवस्था, प्रणाली को संस्था कहते हैं। उस प्रकार से संस्थाओं को हम जानते हैं, लेकिन संपूर्ण संस्था अलग तत्व व्यक्त करता है। संपूर्ण संस्था जो है वास्तव रूप में यह व्यक्त करता है कि व्यक्ति के जीवन में कायांतरित बदलाव हो, और ऐसा बदलाव हो जो उसके मूल रूप को बदल दे या जो उसमें एक रेडिकल चेंजेस ला दे। गॉफमैन ने अपनी 2 पुस्तक कलंक और पागलखाना के अध्ययनों के आधार पर संपूर्ण संस्थाओं की कार्यप्रणाली की एक सामाजिक चित्र की रचना की। इन दोनों अध्ययनों का अपराध में लेबलिंग सिद्धांत जिसे हार्वर्ड एस बेकर ने दिया को विकसित करने में काफी प्रभाव पड़ा। गॉफमैन ने अपनी कृति पागलखाना के माध्यम से संपूर्ण संस्था की अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने एक मानसिक बीमार के नैतिक जीवन को कुरेदते हुए बताया कि संपूर्ण संस्थाएं वे होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ला देते हैं, और इस प्रकार संपूर्ण संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति के समस्त जीवन में रूपांतरण को दर्शाते। स्टूडेंट्स, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना गंभीर एक्सीडेंट होता है कि ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि अब वह व्यक्ति बचने वाला नहीं है, सभी तरफ से आशाएं खत्म हो गई, और ऐसे में उस व्यक्ति के परिजनों को पता चलता है कि एक डॉक्टर या एक अस्पताल ऐसा है जो कि उसे ठीक करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में परिजन उसको तुरंत उस हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं, और उस हॉस्पिटल में उसकी लगातार 6 महीने इलाज चलता है, और जो मरने वाला व्यक्ति था, डेथ डिक्लेयर लगभग हो चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है। ऐसी दशा में हम उस संस्था यानी अस्पताल रूपी संस्था को क्या मानेंगे? संपूर्ण संस्था, जिसने उस व्यक्ति के जीवन में कायांतरित बदलाव ला दिया, पूरी तरीके से उसके जीवन को बदल के रख दिया। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति स्कूल जाता है, महाविद्यालय जाता है, गांव से आता है और महाविद्यालय में एडमिशन ले लेता है। महाविद्यालय के परिसर में वो आने के बाद उसमें काफी बदलाव होता है, उसमें पढ़ने के प्रति लगन जगती है, पढ़ने और मेहनत करने की आदत पड़ती है। आदत कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती है, इतना डेप्थ में हो जाता है कि व्यक्ति लगातार आदी होकर घंटों मेहनत करना शुरू करता है, और परिणाम स्वरूप एक दिन वो IAS ऑफिसर बन जाता है। तो इस प्रकार से वो महाविद्यालय उसके लिए एक प्रकार के संपूर्ण संस्था का कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण संस्था का मतलब जो किसी के जीवन में पूरी तरह से बदलाव है। यहाँ पे मैं एक कहानी रूप में एक छोटा सा दत्तक कहानी, ये समझ लीजिए, मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको इसको और बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। एक व्यक्ति अपने जीवन से उदास होकर एक दिन ये डिसाइड करता है कि वो नदी में कूद के अपने जान या अपना जीवन खत्म कर देगा, और वह नदी की ओर चल पड़ता है। जेब में कुछ पैसे रखा कि ऑटो करेंगे और पुल तक जाएंगे और नदी में पुल से कूद जाएंगे उतर के। ऑटो वाले को कहा कि भैया हमें पुल तक ले जाओ। ऑटो वाला उस व्यक्ति को पुल तक ले जाता है। वो पुल पे पहुंचता है। पुल से लगभग आधा किलोमीटर दूर ऑटो वाले ने रोक दिया, ये कहते हुए कि भैया रास्ता बंद है, कुंभ का मेला लगा हुआ है और आगे जाने के लिए पुलिस इजाजत नहीं दे रही। आपको अगर उस पार जाना है तो नीचे उतरकर एक सीढ़ी जा रही है, उस सीढ़ी से आप सामने पुल का ऊपर रास्ता दिख रहा है, चढ़ जाइएगा और फिर पुल पे पहुंच जाइएगा, उस पार निकल जाइएगा, अतः हमें हमारा पैसा दे दे, हम जाए। व्यक्ति ने उसे जो भी पैसा था दिया और उसके बाद छुट्टे पैसे भी नहीं लिए, आगे चला गया। नीचे उतर कर, जैसा कि ऑटो वाले ने कहा था कि उतर कर आगे पुल पे चढ़ने की एक सीढ़ी है, अतः वो देख रहा था कि एक सीढ़ी है जो एक सड़क पार करके जाती है। वो व्यक्ति बस सड़क तक पहुंचा ही था कि तभी नागा बाबाओं का एक टोला वहां से गुजरने लगा। नागा बाबा काफी तीव्र गति में थे, अतः उनके भागने और चलने से वहां हड़कंप मच गई और एक प्रकार से जनहानि होना शुरू हुई। पुलिस ने ऐसी स्थिति को देखकर डंडा उठा दिया और उनके लाठीचार्ज करने से वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के दौरान पुलिस जिसको देखे उसको डंडा चलाने लगी। ऐसे में उस पर भी 2-4 लाठी पड़ी और वो भी भागने लगा। भागते भागते वो एक शिविर में पहुंच गया जहां प्रवचन हो रहा था।
प्रवचन में वो बैठ गया। वहीं पर अचानक एक बारगी ये हुआ कि जो लोग प्रवचन में आए हैं वो प्रसाद जरूर ग्रहण, अतः भूख लगे होने की वजह से बाहर ना निकलने के दृष्टिकोण से उसने वहां प्रसाद ग्रहण किया। अब उसने प्रवचन समाप्त हुआ, डिसीजन लिया कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी यह हुआ कि जितने लोगों ने प्रवचन लिया है वो महंत जी से 5 मिनट आशीर्वाद लेकर ही जाएं। जितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है वो महंत जी को के पास जाकर के आशीर्वाद ले और दान दक्षिणा जो चाहे चढ़ाए। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने प्रसाद ग्रहण किया है तो महंत जी से मिलकर और दान दक्षिणा देना उसका कर्तव्य है। इस दृष्टिकोण से महंत जी के पास चला गया और उनकी बातों से थोड़ी देर वो काफी प्रभावित हुआ और प्रभाव इस प्रकार हुआ कि उसने मरने का फैसला कैंसिल कर दिया और महंत जी के यहाँ ही अपना जीवन जीने लगा। एक सेवक के रूप में कार्य करने लगा। कुछ दिनों के बाद महंत जी का इतना करीबी हो गया कि अपनी योग्यता और अपने गुणों के बल पर आगे महंत जी ने उसे अपना उत्तराधिकारी, और देखते देखते आगे चल करके वह उस पंडाल का, वह उस समुदाय का मुखिया हो गया और शंकराचार्य घोषित हो। तो सोचिए कि वो महंत, वो पंडाल, वो उसके लिए संपूर्ण संस्था का कार्य करता है। इस प्रकार से संपूर्ण संस्था वास्तव में वो संस्था है जहां व्यक्ति के जीवन में पूर्णतः बदलाव हो जाए, टोटली चेंज आ जाए, कायांतरित बदलाव ला देना। ये उन्होंने अपनी पत्नी के जीवन में देखा कि वो पागल खाने में पहुंच गई थी और पागल खाने में जहां अब संभव नहीं था उनके ठीक होना, उस पागल खाने ने उनको वास्तविक रूप से जैसा वो पहले थी उसमें लाके बदल दिया। इस प्रकार से संपूर्ण संस्था उनके लिए वो पागल खाना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इरविंग गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी जो काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है और समाजशास्त्र में अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। इसके बाद उन्होंने एक और अवधारणा दी जिसे फ्रंट और बैक कहा जाता है। गॉफमैन ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार का मंच होता है, अग्रमंच व पश्चमंच। बाहरी दुनिया उसके लिए फ्रंट यानी रंगमंच का कार्य करती है जिसमें मैं मेरा बन जाता है, यानी मैं कौन हूं और मेरा वास्तविकता जो समाज मुझे कहती है। वही बैक रंगमंच उस स्थिति का परिचायक है जहां स्व मेरा से मैं में मुद्दा बदल जाता है। मेरा यानी लोग क्या कह रहे हैं और मैं मतलब मैं क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो फ्रंट आई से मी और बैक मी से आई को दर्शाता है। ये पूछा जाता है फ्रंट आई से मी, आई यानी मैं और मी यानी मेरा। तो मैं से मेरा में कन्वर्ट होना, मैं मतलब मैं अपने विषय में कैसा सोचता हूं, मेरा यानी लोग मेरा विषय में क्या कहते हैं। और ये फ्रंट के बाद बैक में जस्ट उलट जाता है, जैसे वो अपने वास्तविक पोजीशन पे जाता है वैसे उसका मेरा यानी लोग उसके विषय में क्या कहते हैं वो बदलकर वो अपने विषय में क्या सोचता है उसमें आ जाता है। इसके बाद उन्होंने एक और अवधारणा दी, फ्रेम एनालिसिस। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया, फ्रेम एनालिसिस वास्तव में है क्या? एक बहुविषयक समाज विज्ञान विधि है जिसके माध्यम से लोगों की समझ एवं क्रियाओं को विश्लेषित करने में मदद मिलती है, जिसका प्रयोग इरविंग गॉफमैन ने अपनी पुस्तक फ्रेम एनालिसिस एंड एसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन में किया। यह पुस्तक मुख्यतः अनुभवों के संगठन करने पर आधारित थी, ना कि समाज के संगठन पर। फ्रेम अवधारणाओं के उस पुंज सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को कहते हैं जो व्यक्ति समूह समाज के अनुभवों को संगठित कर क्रिया हेतु निर्देशित करते हैं। गॉफमैन ने फ्रेम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पिक्चर फ्रेम का उदाहरण दिया और बताया कि एक व्यक्ति फ्रेम का प्रयोग किसी पिक्चर को संरचनाबद्ध करने के लिए वह उसके तत्व को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से फ्रेम एनालिसिस का निर्माण करता है। यहां पर थोड़ा सा रुक के समझिए इस बात को। जैसे किसी एक पिक्चर फ्रेम में व्यक्ति की फोटो फ्रेम के अंतर्गत उभर के आती है, वैसे ही सामाजिक रूपी फ्रेम में यानी सामाजिक रूपी मानदंडों के बीच अगर व्यक्ति चलता है तो व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होती है, उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। बात समझ गए? मूलभूत फ्रेम, अब इन्होंने 2 प्रकार के फ्रेम की बात करी। एक मूलभूत फ्रेम जिसे प्राथमिक फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जिसका निर्माण व्यक्ति के स्वयं के अनुभव से होता है, और दूसरा सामाजिक फ्रेमवर्क जो मानव के समाज से जोड़ने को निर्देश प्रदान करता है।
सिंपल सी बात है, मूलभूत फ्रेम का मतलब हो गया व्यक्ति अपने द्वारा जो निर्देशंस या जो मूल्य बनाता है, जिस पर वो चलता है और अपने आप को फिट करता है। जैसे एक व्यक्ति ने फ्रेम बनाया, ये मूल्य बनाया कि भाई मैं लगातार मेहनत करूंगा, मैं कभी गलत नहीं करूंगा, मैं सदैव सत्य बोलूंगा, तो वो उस फ्रेम में अपने आप को फिट करने का प्रयास करता है और परफेक्ट व्यक्ति बनने के लिए तत्पर रहता है। वहीं दूसरा सामाजिक मूल्य, जिसमें समाज के अनुसार चलने वालों को समाज के अनुरूप माना जाएगा और सामाजिक व्यक्ति के रूप में श्रेष्ठता या एक विशिष्ट व्यक्ति और बेहतर व्यक्तित्व के रूप में वो निखर के आएगा। तो समाज के मूल्य जैसे माता पिता की सेवा करना चाहिए, समाज के मूल्य संतान की उत्पत्ति करना चाहिए, शादी ब्याह करना चाहिए जिससे कि वो समाज के सामाजिक व्यक्ति बन सके। समाज की बहुत सी क्रियाएं हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़े और समाज रूपी व्यक्ति बना रहे। गॉफमैन ने अपनी पुस्तक फ्रेम एनालिसिस में फ्रेम एनालिसिस को मैग्नस ओपस कहा, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है ग्रेट वर्क। उनका यह मानना था कि उनकी अब तक की समस्त कृतियों में सबसे महान कृति दैट इज फ्रेम एनालिसिस है, परंतु उसके बाद भी उनकी पुस्तक पूर्व की कृतियों से कहीं अधिक ख्याति प्राप्त नहीं कर पाई। उनकी सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ रही। गॉफमैन की एक अन्य पुस्तक आई थी फॉर्म्स ऑफ टॉक 1981 में पब्लिश हुई, जिसमें 5 निबंध पर आधारित थी। इसमें 5 निबंध समाजभाष सिद्धांत पर आधारित लिखे गए। पुस्तक पूर्णतः सामाजिक बातों के अध्ययन पर आधारित थी। पुस्तक के अंत में गॉफमैन ने 3 विचारों को उद्घाटित किया। पहला था रिचुअलाइजेशन, दूसरा था पार्टिसिपेशन, तीसरा था एम्बेडिंग। यानी उनका यह मानना था कि हम रिचुअल्स में जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार के त्योहार इत्यादि में, तो हम उस प्रकार की तरीके से बात करते हैं। पार्टिसिपेशन यानी जब हम किसी क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कहीं किसी जगह भाग लेते हैं, तो हम वैसा उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। एम्बेडिंग यानी जैसा हम पर प्रभाव पड़ता है उस प्रकार से हम अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गॉफमैन ने सामाजिक जीवन और समाजशास्त्र के सूक्ष्मतम यानी माइक्रो और बृहद मैक्रो सरोकारों के बीच एक सेतु का कार्य किया। अब हम गॉफमैन के विचारों को देखें समग्र रूप से, तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को भी लिया और बड़ी बातों को भी लिया, यानी मैक्रो और माइक्रो सोशियोलॉजी दोनों चीजों को रखा। मैक्रो थ्योरीज और माइक्रो थ्योरीज दोनों चीजों को कितनी सुंदर तरीके से सजाया। एक तरफ उन्होंने डेमेटोलॉजी के द्वारा समाज का एक रंगमंची स्वरूप प्रस्तुत किया। उन्होंने कितना सुंदर विश्लेषण किया, एक दार्शनिक की भांति उन्होंने वैचारिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हम क्या सोचते हैं और हमारे विषय में लोग कैसा सोचते हैं। हम जो दिखते हैं हम वास्तव रूप से वो होते नहीं, हमारे अंदर मन में कुछ और होता है, हम प्रकट रूप से कुछ और व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपने सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण खूबसूरत सिद्धांत दिया, संपूर्ण संस्था, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक जगत जो है वो हमें बहुत सी, इस सामाजिक जगत में बहुत सी ऐसी संस्थाओं से हम गुजरते हैं जो हमारे जीवन में कायांतरित बदलाव लाता है, काफी चेंजेस लाता है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। इसी प्रक्रिया में उन्होंने एक फ्रेम एनालिसिस की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से समाज के ढांचे में अपने आप को फिट करने का प्रयास करते हैं। हम अपने कुछ व्यक्तिगत मूल्य बना लेते हैं और फिर उन मूल्यों के अनुसार कार्य करते हैं, अतः ये हमें निर्देशित प्रदान करते हैं हमें कैसे कार्य करना चाहिए। तो वह कई प्रकार के इन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रकट करने का प्रयास किया, जिसमें ये मेरी ओर से कहा जाए तो बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने समाज को बहुत डेप्थ में अध्ययन किया और माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजी को कितना सुंदर विस्तृत रूप से व्याख्या किया। बड़े बड़ी बातों को जैसे सामाजिक जगत की बातें और छोटी छोटी बातें, फ्रेम एनालिसिस, मूल्य जैसी भावना, व्यक्तिगत मूल्य जैसी भावना, इन सब चीजों को हम देखें तो एक सुंदर समन्वय इनके सिद्धांतों में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने समस्त सिद्धांतों से की वजह से यह अन्य समाजशास्त्रियों से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। समाजशास्त्री जगत में इनका विशिष्ट नाम है, विशिष्ट योग है और इनके विचारों को
जितना डेप्थ में पढ़ा जाए, जितना डेप्थ में समझा जाए, उतना ही अच्छा लगता है, मन को उतना ही भाता है। और सामाजिक जीवन में अगर हम इनके थॉट्स को बेहतर रूप से जानना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हम समाज में गॉफमैन के विचारों को बेहतर रूप से मस्तिष्क में बसाए रखें, तो मैं ये कहूंगा कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। समाज में जो भी घटनाएं घट रही हो उनको अपने ऊपर एहसास करना चाहिए, उनको अपने ऊपर अपने सिद्धांतों से जोड़ना चाहिए। अब जब भी आप अपने जीवन में कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाइए जो आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव लाए, तो आप उसको व्यवहारिक समाजशास्त्री होने के दृष्टिकोण से संपूर्ण संस्था के नजरिए से देखिए। अगर इस प्रकार से आप सामाजिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो सामाजिक सिद्धांत आपको हमेशा याद रहेंगे और आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। व्यवहारिक समाजशास्त्री बनिए। व्यवहारिक समाजशास्त्री बनने पर आपको समाजशास्त्र रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समाजशास्त्र आप में आत्मसात कर जाता है, सामाजिक सिद्धांत आप में भर जाते हैं और तब आप उत्तम व्यक्ति बनने का भी प्रयास कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। कमेंट देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि सोशियोलॉजी पर मेरा एक अच्छा पकड़ है। मैंने इस विषय से रिसर्च किया है, BHU से मेरी इस पर PhD हुई, तो मैंने इसको काफी समय तक, ये कहिए कि लगभग 17 सालों से सोशियोलॉजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे इस पर अच्छा लगता है कि आपका कमेंट्स आता है, तो मुझे अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट्स, मैं जल्द ही अन्य विचारकों के नए सिद्धांतों के साथ आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।